सभी छात्र छात्राओं का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। विश्व के इतिहास के अंतर्गत आज हम जिस बिंदु पर, जिस विषय पर चर्चा करेंगे, जिसका अध्ययन करेंगे, वो है नेपोलियन का मूल्यांकन। विद्यार्थियों, पिछले 2-3 एपिसोड में हमने फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन के उदय और पतन के कारण और उसकी उपलब्धियां और नेपोलियन के द्वारा जो प्रेरणा पूरे यूरोप को दी गई उसके संबंध में हमने अध्ययन किया था। लेकिन चूंकि इतिहास के विद्यार्थी के नाते हमारा एक दायित्व भी बनता है और ये हमारी एक इतिहास की एक विधि भी है कि हम किसी भी सेना नायक का, किसी भी बादशाह का, किसी भी नायक का, किसी भी आदर्श पुरुष का अध्ययन करते हैं, उसका पक्ष विपक्ष को देखते हैं, तो उसका मूल्यांकन करना भी जरूरी होता है। बिना मूल्यांकन के, बिना विश्लेषण के उस व्यक्तित्व के बारे में पूर्णतः कहा जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू है, पक्ष है तो विपक्ष भी है। तो आज हम नेपोलियन बोनापार्ट जैसे महान व्यक्तित्व, जिसको कुछ लोग, कुछ विद्वान, कुछ इतिहासकार दोहरे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भी कहते हैं और कुछ उसको अविस्मरणीय ऐसा नायक बताते हैं जो पहले कभी हुआ नहीं। वो मात्र 52 वर्ष की अवस्था में ही इस सारी दुनिया को झकझोर करके एक नई प्रेरणा, नई स्फूर्ति यूरोप और दुनिया के अंदर दे करके चला जाता है। और शारीरिक रूप से भले ही वो चला जाता है, लेकिन उसका जो व्यक्तित्व है वो आज भी हमारे बीच में जिंदा है। तो उसका जिंदा रहने के पीछे क्या क्या कारण रहे होंगे, वो सब हम इस मूल्यांकन में देख पाएंगे। इतिहास में बहुत कम ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनका मूल्यांकन नेपोलियन की भांति विविध, विभिन्न एवं विरोधी दृष्टिकोणों से किया गया हो। कुछ लोग नेपोलियन को एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं, एक ऐसा अति मानवीय व्यक्तित्व जिसने फ्रांस को यश एवं गौरव की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कुछ लोग उसे अधम, रक्त पिपासु प्राणी मानते हैं जिसने बर्बरता का घृणित उदाहरण प्रस्तुत किया। कुछ लोग उसे विलक्षण सैनिक प्रतिभा संपन्न विभूति मानते हैं जो युद्ध की तमाम बारीकियों, जटिलताओं से सुविज्ञ था। कुछ अन्य लोगों ने उसे दृढ़ और दुष्ट खलनायक कहा है जिसने 1799 से लेकर के 1815 तक फ्रांस के लगभग 10 लाख लोगों को युद्ध के मैदान में या युद्ध में झोंक दिया। और इस विभीषिका में ये 10 लाख लोग काम आए। एक और नेपोलियन की छवि एक ऐसे नेता के रूप में उभर कर आती है जिसने अपनी अदम्य शक्ति एवं मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि से फ्रांस की क्रांति के सिद्धांतों को पूरे यूरोप में प्रसारित किया। दूसरी ओर वह एक ऐसे अत्याचारी व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है जिसने अपने आचरण में सारे नैतिक मानदंडों को तिलांजलि दे दी और फ्रांस को अपमान और शर्म की स्थिति में ला दिया। नेपोलियन के बारे में उपर्युक्त विरोधी मान्यताओं के बावजूद नेपोलियन के व्यक्तित्व के संबंध में कुछ सामान्य सहमति या अपेक्षाकृत कम असहमति वाले बिंदुओं को भी ढूंढा जा सकता है। यह निर्विवाद है कि नेपोलियन इतिहास के महान, अत्यंत प्रतिभा संपन्न सेना नायकों में से एक था। वह युद्ध की कला में निष्णांत था और बहुत कम लोगों ने नेपोलियन की तरह युद्ध की सूक्ष्मताओं एवं जटिलताओं को समझा होगा। उसके अधिकांश सैनिक अभियान
सैनिक रणनीति के आदर्श उदाहरण थे। वे शत्रु को अपनी तीव्र गति, चातुर्य तथा सैनिक कौशल से दिग्भ्रमित कर देता था। युद्ध के मैदान में नेपोलियन अदम्य शक्ति, असीमित आत्मविश्वास तथा गहरी अंतर्दृष्टि का परिचय देता था। वेलिंगटन के अनुसार युद्ध के मैदान में नेपोलियन की उपस्थिति 40,000 सैनिकों की शक्ति के बराबर थी। सैनिक नेतृत्व की दृष्टि से नेपोलियन की तुलना सिकंदर महान से की जा सकती है। नेपोलियन एक सामान्य व्यक्ति के स्थान से ऊपर उठकर सम्राट के पद तक पहुंचा था। शून्य से वर्चस्व तक की उसकी यात्रा उसकी अपनी प्रतिभा एवं अध्यवसाय का नतीजा थी। नेपोलियन का उत्कर्ष इतिहास के रोमानी नाटकीय कथानकों में से एक था। स्वयं नेपोलियन का कथन है कि फ्रांस के राज मुकुट को मैंने जमीन पर पड़ा हुआ पाया और उसे अपनी तलवार के बलबूते पर मैंने ऊपर उठाया। नेपोलियन एक महान सेना नायक एवं विजेता ही नहीं था, वे अत्यंत मेधावी एवं कुशल प्रशासक भी था। उसने फ्रांस की क्रांति के द्वारा आरंभ किए गए अनेक सुधारात्मक कार्यों को आगे बढ़ाया और उन्हें सुदृढ़ तथा महत्वपूर्णता प्रदान की। नेपोलियन द्वारा लागू की गई कानून संहिता ने फ्रांस के सभी नागरिकों की कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत की पुष्टि कर दी। नेपोलियन ने सामंती, कुलीन, धार्मिक सभी प्रकार के विशेषाधिकारों की समाप्ति को व्यवहारिक सुदृढ़ता प्रदान की। वे वर्ग भेद रहित समाज में विश्वास करता था और योग्यता को मनुष्य में अंतर का आधार मानता था, एबिलिटी को। फ्रांस के कृषकों को नेपोलियन ने उनके द्वारा क्रांति काल में सामंतों एवं कुलीनों से प्राप्त भूमि का स्वामित्व प्रदान कर समाजवादी दृष्टि से क्रांतिकारी कार्य संपन्न किया। यद्यपि नेपोलियन एक निरंकुश अधिनायक था, उसने फ्रांस के नागरिकों की स्वतंत्रता का अपहरण कर लिया था, लेकिन एक प्रशासक के रूप में उसके सुधार कार्यों पर दृष्टिकोण करने पर नेपोलियन की छवि एक शुभंकर तानाशाह या जनहितैषी अधिनायक के रूप में उभरकर सामने आती है। मानवीय समानता के क्रांतिकारी आदर्श को नेपोलियन ने व्यवहारिक दृष्टि से सुदृढ़ करने का प्रयास किया। उसका ये योगदान अभूतपूर्व एवं प्रशंसनीय था। इसी अर्थ में नेपोलियन को क्रांति का पुत्र एवं उत्तराधिकारी कहा जाता है। डेविड थॉमसन के शब्दों में नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति के प्रभावों को विस्तृत एवं स्थायी किया। नेपोलियन की विजयों के फलस्वरूप यूरोप में आधुनिकीकरण की हवा बहने लगी। दूसरी ओर यह भी सत्य है कि नेपोलियन ने फ्रांस के गणतंत्र की समाप्ति कर जो निरंकुश शासन स्थापित किया, वे अपनी निरंकुशता में बूर्बो वंश से 2 कदम आगे ही था। पियरे लेनफे हिस्ट्री ऑफ नेपोलियन द फर्स्ट उसके 4 खंडों में के अनुसार नेपोलियन वह नेता था जिसने क्रांति को सुदृढ़ किया, बल्कि वह हिंसा और कुटिलता से युक्त मनुष्य था जिसने स्वतंत्रता का दमन किया, जिसने स्वतंत्र वाणी पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसने संसद एवं प्रेस को अपना गुलाम बना लिया। लेनफे के शब्दों में नेपोलियन में उस परम मानवीय महानता की कमी है जो आत्मा के सच्चे मूल्यांकन में निहित है। अपने लाइलाज आत्माभिमान एवं दंभ के कारण वे छोटे मनुष्यों के स्तर पर ही रहता है। ये एक अतिवादी आलोचना हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हुआ है। बहुत सारे जो एनालिटिक है उन्होंने इस प्रकार से उसकी आलोचना की है। नेपोलियन अत्यधिक महत्वाकांक्षी एवं अहंकारी व्यक्ति था। उसका धर्म उसकी महत्वाकांक्षा थी और उसका सत्य उसका अहंकार था। अपनी सैनिक महत्वाकांक्षाओं के बलबूते पर यद्यपि उसने फ्रांस को 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में
कीर्ति के शिखर पर पहुंचा दिया था, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने फ्रांस के लगभग 10 लाख व्यक्तियों की आहुति दे डाली। अंत में फ्रांस को अपयश एवं अपमान ही झेलना पड़ा। नेपोलियन में अहंकार एवं दर्प की भावना इतनी प्रबल थी कि अपनी शक्ति का लाभ उठाते हुए उसने स्वयं को फ्रांस के सम्राट पद पर प्रतिष्ठित कर दिया और इस प्रकार फ्रांस में राजतंत्र को पुनः स्थापित कर दिया। उसके निरंकुश अधिनायकवाद के मूल में उसकी घोर अहम केंद्रित चेतना थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक धूमकेतु की तरह एक व्यक्तित्व फ्रांस यूरोप में उभरता है, क्रांति का नेतृत्व करता है, क्रांति पुत्र के रूप में ख्याति अर्जित करता है और जिस अधिनायकवाद के खिलाफ, जिस वंशवाद के खिलाफ वो खड़ा होता है, वही नेपोलियन इसी प्रकार का अधिनायकवाद और आत्म केंद्रित एक राजतंत्र स्थापित कर देता है। इस कारण से जो लोकतंत्रवादी जो विचारक हैं, इतिहासकार है, उसके घोर विरोधी हैं, घोर आलोचक हैं, फिर भी हम कह सकते हैं कि एक महान सेना नायक के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में नेपोलियन हमेशा याद किए जाएंगे। धन्यवाद। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, एसडी, गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर।